Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of December 2024. 21 दिसंबर 2024 का एनालिसिस देखेंगे. बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक बार एक हाईलाइट दिखा देता हूँ क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं. प्रीलिम्स टॉपिक्स में हम IAX और IEX केबल्स के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया ने बनाए हैं अभी दूसरी कंट्रीज़ के साथ. K9 वज्रा टी के बारे में जानेंगे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, कुवैत का मैप देखेंगे, स्टैगफ्लेशन के बारे में जानेंगे, ओस्कील रिवर कहाँ पर है देखेंगे, MSP के बारे में देखेंगे, BBS सेंचुरी असम की जो है और असम के जो अलग अलग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में भी जानेंगे. फ्रंट पेज की न्यूज़ रहेगी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसके बारे में भी जानेंगे. और एडिटोरियल में आज हम इंडिया और कुवैत रिलेशंस के बारे में जानेंगे. तो देयर आर मेनी न्यूज़ आर्टिकल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. आई होप यू विल बी विद मी. स्टार्ट करेंगे. अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. कंटेंट को आप जरूर लाइक और शेयर करें. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैप के साथ. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम कुवैत का मैप देखने वाले हैं. तो कुवैत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री जो कि आपका अरेबियन पेनिनसुला में है. इट्स वेरी स्मॉल कंट्री. अगर आप बॉर्डरिंग देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ इसका बॉर्डर देखो. सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर होता है. और दूसरा इसका बड़ा बॉर्डर होता है इराक के साथ. तो सऊदी अरेबिया और इराक दो ही कंट्रीज है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है ना. तो कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी है. यहाँ पे छोटी सी कुवैत बे भी आपको दिख रही होगी, है ना. कुवैत बे भी दिख रही होगी. और वाटर बॉडी में इधर पर्शियन गल्फ है जो कि ये टच करती है. तो वाटर बॉडीज में कुवैत बे हो गई, पर्शियन गल्फ हो गई, और कंट्रीज में सऊदी अरेबिया हो गई जिसे टच करती है, इराक हो गई जिसे ये टच करती है. और यहाँ पे इसका एक दो आइलैंड्स हैं, वारबाह आइलैंड्स और बुबियान आइलैंड. तो दिख रहा होगा वारबाह आइलैंड और बुबियान आइलैंड यहाँ पे इराक के साथ जो बॉर्डर है वहीं पे आसपास है. एंड इसकी मेजर सिटीज़ जो है जो अल जहरा है और अल अबराक है, अल सलेमी है. दीज आर सम ऑफ द सिटीज़. अब्दाली है जो कि कुवैत में लोकेटेड है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडिया और कुवैत का रिलेशनशिप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आज उसी के ऊपर एडिटोरियल भी आया है. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आपको समझ में आ गया होगा. स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ आर्टिकल के साथ. स्टॉर्मी विंटर सेशन एंड्स ऑन अ बिटर नोट. अब यहाँ पे विंटर सेशन के बारे में है कि भैया किस तरीके से लड़ाई झगड़े के साथ खत्म हुआ. तो वो हम उस पर पॉलिटिक्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे. आवर एम इज टू स्टडी अबाउट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है ना. तो हम सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में देख लेते हैं. सो लेट्स सी कि मैंने कुछ लिखा है शायद. चलो यहाँ नहीं लिखा है मैंने, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ. देखो सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के रिगार्डिंग आपको पता है कि मिनिमम 2 सेशंस होने चाहिए. मिनिमम 2 सेशंस होने चाहिए. इंडिया में हालांकि 3 सेशंस में डिवाइडेड रहता है ना. मानसून सेशन अलग होता है, विंटर सेशन अलग होता है. एंड इस तरीके से हम करते हैं. लेकिन 2 सेशंस के बीच में याद रखिएगा कभी भी 6 महीने से ज़्यादा का समय पास नहीं होना चाहिए. जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है वो है कि 6 मंथ्स टाइम पीरियड शुड नॉट पास इन बिटवीन द 2 सेशंस. इसीलिए 2 सेशंस मिनिमम होने चाहिए. ठीक है ना. इसके अलावा एक और सेशन होता है पार्लियामेंट का जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेशन, जो आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. ज्वाइंट सेशन के बारे में कौन है? 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसको हेड कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है ज्वाइंट सेशन को वो हेड करता है. लोकसभा का स्पीकर हेड करता है. ठीक है ना. इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स आपको बता दूं सेशंस के बारे में कि सेशन को जो सम्मन करने की पावर है वो किसके पास है? तो सेशन को सम्मन करता है प्रेसिडेंट. और सेशन को प्रोरोग भी प्रेसिडेंट ही करता है. प्रोरोग भी प्रेसिडेंट ही करता है. प्रोरोग मतलब फाइनल सेशन को एंड करना. ठीक है ना. इसके अलावा जो एडजर्नमेंट है वो स्पीकर करता है. एडजर्नमेंट जो है वो जो स्पीकर होता है या जो भी हाउस का लीडर होगा, हाउस का चेयर, सॉरी नॉट लीडर, हाउस का जो चेयरमैन होगा वो उसको एडजर्न करता है. एडजर्नमेंट भी 2 टाइप का होता है. एक सिंपल एडजर्नमेंट होता है, एक होता है एडजर्नमेंट सीने डाई, है ना. तो जैसे एडजर्नमेंट हुआ तो एडजर्नमेंट करेंगे तो बताते हैं कि भाई 2 बजे तक लिए एडजर्न की जा रही है. एक होता है एडजर्नमेंट सीने डाई. सीने डाई मतलब कि अब ये नहीं इनडेफिनेटली, मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि दोबारा कब हाउस मीटिंग करेगा. तो प्रोरोगेशन कभी भी हो सकता है. पहले प्रेसिडेंट डिसाइड भी कर सकता है डेट, या फिर एडजर्नमेंट सीने डाई के बाद भी प्रेसिडेंट उसको बिना हाउस को रीअसेंबल किए भी प्रोरोग कर सकता है. ठीक है ना. तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स विच आर रिगार्डिंग दिस सेशंस. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. कुछ जो मैं बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया है. आप इनको याद रखिएगा चीज़ों को. आगे देखते हैं. असम बर्ड सेंचुरी रिकॉर्ड 72% डिक्लाइन इन द बर्ड स्पीशीज काउंट. तो असम की जो बर्ड सेंचुरी है उसमें 72% का डिक्लाइन देखा गया है बर्ड स्पीशीज में. अब ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है? तो यहाँ पे लिखा है बोरदोई बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी. लिखा है ना.
ट्रिपल BS इसी को मैं बोल रहा था, बोरदोई बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी। एंड यहाँ पर आपको 70% से ज़्यादा 72% से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज काउंट जो है वो डिक्लाइन किया है। ये बोरदोई बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पे असम में लोकेटेड है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे धेमाजी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर है ये, है ना। तो धेमाजी एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स, याद रखिएगा, दीज आर द टू डिस्ट्रिक्ट। अब मैंने इसी में अपॉर्चुनिटी ये समझी कि अपन बाकी जो नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम के वो भी देख लेते हैं। तो कुछ नेशनल पार्क्स याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस भी है। मानस नेशनल पार्क भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, याद रखिएगा। नामेरी नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर में लाई करती है। इसके अलावा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे सिचुएटेड है। ओरांग नेशनल पार्क है जिसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है, ओरांग को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। देन देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, असम का जो सबसे नया नेशनल पार्क बना है 2021 में बना है, देहिंग पटकई, है ना, तो याद रखिएगा। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर हम बात करें तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड वन हॉर्न राइनोसेरस पोबितोरा में भी काफ़ी ज़्यादा है। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, याद रखिए। गर्म पानी इज नोन फॉर द हॉट स्प्रिंग्स, इसलिए गर्म पानी बोलते हैं। बुरैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बराक वैली पे है। एंड पानी डिहिंग बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ना, पानी डिहिंग बर्ड सेंचुरी भी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। नाम जो मैंने आपको बताया वो आप नाम नोट कर लीजिएगा, याद करके रखिएगा, पूछ सकता है, पूछता भी है कई बार, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट है। न्यू अंडर सी केबल्स टू बूस्ट इंडियाज डिजिटल कनेक्टिविटी। अब भारत की जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसको इंप्रूव करने के लिए अंडर सी केबल्स बिछाया जा रहा है रिलायंस से और इन सब की मदद से। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 केबल्स हैं जो बिछाई जा रही हैं। द टू आर द न्यूली लॉन्च केबल्स। फर्स्ट है IAX जिसको हम बोलते हैं इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इंडिया एशिया एक्सप्रेस। और दूसरी जो है वो है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, याद रखिएगा, इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, IAX और IEX, है ना। तो ये एशियन कॉन्टिनेंट और एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए बेसिकली है ये सारी चीज़ें। अब ये केबल्स जो हैं लगभग क्यूमुलेटिवली है, दोनों को जोड़ के 15,000 किलोमीटर की लेंथ कवर करेंगे। और ये रिलायंस जियो इसको ओन कर रहे हैं और चाइना मोबाइल भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। IAX जो है एशिया एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई को, मुंबई को, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब से जोड़ेगा एशिया में। और IEX जो यूरोपियन एक्सप्रेस है वो कनेक्ट करेगा फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जिबूती से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है IAX और IEX का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी को भी इम्प्रूव करेगा, साइबर अटैक से भी रोकने की कोशिश करेगा, ये सारी चीज़ें, डिजिटल कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव करेगा। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस 7,629 करोड़ पैक्ट फॉर 100 आर्टिलरी गन्स। तो ये 100 आर्टिलरी गन्स, तो याद रखिएगा K9 वज्रा टी जो है ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन है इंडियन आर्मी के लिए। तो वज्रा टी, K9 वज्रा टी अगर आपसे पूछे क्या है, तो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन है। और इसको LNT आई थिंक बना रहा है, LNT का जो डिफेंस विंग है वो उसको बना रहा है फॉर द इंडियन आर्मी, तो याद रखिएगा। कैलकाटा हाई कोर्ट अलाउज जूनियर डॉक्टर्स टू होल्ड प्रोटेस्ट ओवर KG-RG कार इशू। तो ये तो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाई कोर्ट्स का थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक मैं आपको दे देता हूँ। हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 1861 में एक एक्ट आया था प्री इंडिपेंडेंस, जिसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। और इसके तहत ही 3 हाई कोर्ट्स 1862 में बनाए गए। आपको पता होगा कि 1773 में जब रिफॉर्म किए गए थे तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, है ना। याद होगा आप लोग को कि जब 1773 में सबसे पहले रिफॉर्म हुए थे तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में। 1800 में मद्रास में बनाया गया, 1823 में बॉम्बे में बनाया गया। सदर अदालत बनाई गई थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। लेकिन ये जो एक्ट था 1861 का एक्ट था, उसके तहत 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए। पहला हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था 1862 में कैलकाटा में, है ना। और इसने रिप्लेस किया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा एंड सदर दीवानी अदालत, इन दोनों को रिप्लेस करके एक हाई कोर्ट बनाया गया कैलकाता में 1862 में। बॉम्बे का फिर हाई कोर्ट भी 1862 में ही बना और मद्रास का भी हाई कोर्ट 1862 में। तो ऑर्डर यही था, पहले कैलकाटा का बना था, फिर बॉम्बे का बना था और एक दिन बाद फिर मद्रास का बना था, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और हाई कोर्ट्स बने। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट,
1916 में पटना हाई कोर्ट, 1919 में लाहौर हाई कोर्ट, 1936 में नागपुर हाई कोर्ट, याद रखिएगा। और इनकी सबकी जो अपील्स जाती थी वो जाती थी आपकी एक जुडिशियल कमेटी हुआ करती थी प्रिवी काउंसिल की, जो लंदन में बैठती थी, जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल इन लंदन, वहां पे जाया करते थे इनके अपील्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज हाई कोर्ट्स के। थोड़ा जो क्रोनोलॉजी मैंने बताई है वो जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी का, ठीक है। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग द कुवैत विजिट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आज जो हमने मैप समझा कुवैत का, उसका रीजन ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो विजिट करने जा रहे हैं कुवैत। कब जा रहे हैं? आज 21 तारीख और कल 22 तारीख को, ठीक है ना। और ये दिस विजिट विल बी द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 43 ईयर्स। पिछले 43 सालों में सबसे पहली विजिट है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 1981 में इंदिरा गांधी गई हुई थी, एंड ये विजिट हालांकि 2022 से ही प्लान थी, लेकिन कोविड के कारण पोस्टपोन हो गई थी। कुवैत आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। न केवल ये आपकी उसका ऑयल की जो ग्रुपिंग ओपेक का मेंबर है ना, एंड गल्फ कोऑपरेशन जीसीसी का भी मेंबर है, तो ठीक है ना। आपके एक छोटा सा सवाल है कि जीसीसी के सारे मेंबर्स के नाम, आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है जीसीसी, उसके सारे मेंबर्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए। दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, आई होप आप लोग करेंगे जरूर, निराश मत करना भाई, बता देना। कुवैत इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कुवैत इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो उसकी लोकेशन है अरेबियन पेनिनसुला में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पर्शियन गल्फ में रहता है, तो ट्रेड के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न केवल इराक के साथ बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इसका यहाँ पे अमेरिका का इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी है ना, कुवैत में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस भी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो इट इज़ दी ओनली मोनार्की इन द रीजन विच हैज़ एक्सपेरिमेंटेड सक्सेसफुली विद डेमोक्रेसी। ये एकमात्र मोनार्की है जिसने सक्सेसफुली डेमोक्रेसी भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ठीक है ना। एंड काफ़ी न्यूट्रल स्टैंस रहता है कुवैत का डिस्प्यूट्स के मामले में भी, तो काफ़ी अच्छी है हमारे लिए भी। इसकी जो वेल्थ है वो उसके वास्ट ऑयल रिजर्व्स के कारण आती है। इसके जो ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर 6th लार्जेस्ट ग्लोबली, वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट हैं। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक है, इट इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इट इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दैट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखो इंडिया के रिलेशन हमेशा ही लगभग कुवैत से अच्छे रहे, ऐसा नहीं कि इंडिया के रिलेशन कुवैत से खराब रहे। दे हैव एंजॉयड फ्रेंडली रिलेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल हिस्ट्री है, कल्चरल बॉन्ड है, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक रिलेशंस, ये आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कुवैत। जब कुवैत का इंडिपेंडेंस हुआ था ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से 1961 में, कुवैत बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट इन 1961, ये भी अपने फैक्ट में याद कर लीजिएगा। कुवैत इंडिपेंडेंट बना 1961 में ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से। एंड इंडियन रुपी वॉज अ लीगल टेंडर इन कुवैत टिल 1961। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रुपी जो था वो लीगल टेंडर था। लीगल टेंडर आपको पता है ना, मतलब लीगल टेंडर वो होता है जिसको आप मतलब अगर कभी कोई पैसा दे तो वो मना नहीं कर सकते आप लेने से, गवर्नमेंट बैक्ड रहता है, न केवल गवर्नमेंट बैक्ड रहता है बल्कि उसको आप किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज भी कर सकते हो। तो रुपी वॉज लीगल टेंडर इन कुवैत टिल 1961, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ऑथर का कहना है कोविड के टाइम में भी एक दूसरे ने बहुत मदद की थी, मास्क दिए थे, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे, किसी ने टेस्टिंग किट दी थी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऑथर ने वही कहा कि जैसे अभी भी पोटेंशियल फुल्ली हमने यूटिलाइज नहीं किया है, तो दिस विजिट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसको अलग अलग एनर्जी के फील्ड में, एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में, आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के फील्ड में, टेररिज्म को रोकने के लिए, और बहुत सारे डेमोक्रेटिक स्टैंड्स में बहुत सारी पार्टनरशिप को और एनहांस कर सकते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी भी है, तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। We find ourselves in a slow growth high inflation scenario। देखो जो ये लिखा हुआ है ना, स्लो ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ भी डाउन है, और इन्फ्लेशन भी अप है। देखो ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली जो इकोनॉमी का फंडा है वो ये है, मैंने आपको पढ़ाया भी कई बार, कि जब भी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास पैसा आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तो ग्रोथ के बढ़ने से इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ता है। लेकिन ग्रोथ ना बढ़ रही हो, ग्रोथ डाउन हो रही हो लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, ये जो कंडीशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब स्टैगनेंट इन्फ्लेशन। मतलब इकोनॉमी तो स्टैगनेंट है लेकिन इन्फ्लेशन आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा लेकिन क्योंकि चूंकि बहुत सारे फैक्टर्स है ना, इनपुट फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट साइड, डिमांड साइड फैक्टर्स, सप्लाई साइड फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं। कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब सपोज करो
देखना कैसे होगा ग्रोथ, बिना बढ़े भी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ सकता है? कि एक तो है कि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो मानेंगे कि ग्रोथ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन मान लो लोगों के हाथ में पैसा तो नहीं आ रहा, लेकिन रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब रॉ मटेरियल्स की जब कॉस्ट बढ़ेगी तो भी आपके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। अब यहाँ पे फैक्टर ग्रोथ नहीं है, रेट बढ़ने का कारण ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे रेट बढ़ने का कारण है इनपुट सप्लाई साइड में कॉस्ट बढ़ जाना, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट बढ़ जाना। तो दैट विल इनहेंस द इन्फ्लेशन। तो ये इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की कंडीशन। जनरली जो कंडीशन मैंने आपको बताई ना कि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, तब ये होती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। स्टैगफ्लेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक रिवर का नाम लिखा है, देखो यूक्रेन में एक रिवर, इसका नाम है ओस्कील रिवर। याद रखिएगा, ओस्कील रिवर फ्लोइंग बाय द ईस्ट यूक्रेन, याद रखिएगा ईस्ट यूक्रेन में बहती है ये ओस्कील रिवर। अभी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक तरीके से नेचुरल बैरियर का काम कर रही है, जहाँ पे आर्मी क्रॉस नहीं कर पा रही है और ये सारी चीज़ें इस कारण से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओस्कील रिवर यूक्रेन की है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, वॉर में भी यूज़ हो रही है, तो याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, आपको आई होप मजा आया होगा। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।